वेलकम बैक। एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखते हैं क्योंकि मार्केट में अब थोड़ा वो एमएससीआई वाला फैक्टर प्ले आउट होना है। 3 बजे होता है वो, एचडीएफसी बैंक में विजिबल है वो इस समय, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी फिर से करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपका। लेकिन अब बात करते हैं अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप कल के या सैटरडे के उस इलेक्शन वर्डिक्ट को, और जो मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, क्या मार्केट में अब वापस इंक्रीमेंटल पैसा लगाने का समय है ये? हाय अनुज। सबसे पहले जो आपने जो सवाल पूछा, तो अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्शन इसके लिए इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में अगर ये सरकार नहीं बनती थी तो शायद एक रिस्क था कि बहुत ही फिर रेवड़ी का जो सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उसका मतलब ये हो गया कि लोग विकास को शायद वोट न करते हुए जो फ्री में क्या मिल रहा है उसको वोट करने के लिए तैयार है। तो फिस्कल डेफिसिट पे, बोरोइंग प्रोग्राम्स पे लोगों के क्वेश्चन आ सकते थे, पोटेंशियल हो सकता था, ये रिस्क हो सकता था। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज ए पॉजिटिव। नहीं लगता है राजेश जी की आवाज़ थोड़ी सी टूट रही है, थोड़ा सा इनको रिपैच करते हैं। राजेश जी, आई कैन हियर यू। मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हाँ, नहीं, आई थिंक आपका कनेक्शन बीच बीच में ब्रेक कर रहा है, बट गो अहेड, कंटिन्यू। आप कह रहे थे कि ये वर्डिक्ट क्लियरली रेवड़ी की सरकार के अगेंस्ट गया है। हाँ मैं हाँ एब्सोल्युटली। तो ये बाजार का रिस्क हो सकता था कि रेवड़ी काइंड ऑफ थिंग हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग प्रोग्राम्स पे क्वेश्चंस मार्क आ जाते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज अ गुड थिंग। लेकिन दैट इज फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डेज। ओवरऑल फंडामेंटल्स टेक्स द फ्रंट सीट, और फंडामेंटल्स में अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अर्निंग्स ग्रोथ अगर बढ़ता है सेकंड हाफ में, जो हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ अर्निंग्स ग्रोथ इज गोइंग टू बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, then the market is again back on the normalcy. So अगर आप एक लाइन में पूछेंगे हमारा व्यू क्या है, तो हमारा व्यू वेरी बुलिश है, लेकिन सेम टाइम बी प्रूडेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दैट्स आवर नेट ओवरऑल व्यूज। ओके, अच्छा, बिल्कुल। राजेश जी, आज सबसे ज़्यादा जो मूव्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं पीएसयूज़ में, और ख़ास तौर से डिफेंस स्टॉक्स में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या आपकी, और कुछ ऐड करेंगे यहाँ पर किसी स्टॉक में? अनुज जी, सबसे बड़ा फोकस रहेगा कैपेक्स पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ जो वीक हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं कैपेक्स की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हुई है। इलेक्शन की वजह से नॉर्मली जो भी कोई भी फिस्कल ईयर में आप देखेंगे, जब भी इलेक्शन होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैक एंडेड होता है, वो पिछले क्वार्टर्स में होता है, फ्रंट में नहीं होता है। ये साल भी 2024 में मई महीने में इलेक्शंस था, इसके लिए कैपेक्स कम हुआ है। अगर आप देखेंगे महीने का एवरेज कैपेक्स देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 60,000 करोड़ हर महीने का कैपेक्स हुआ है। लेकिन अगर आप सितंबर का ये फिगर देखेंगे तो करीब 1,11,000 करोड़ का कैपेक्स हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि अगले 5 महीने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कैपेक्स बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा। और 99% गवर्नमेंट विल एबल टू मीट जो टारगेट उन्होंने दिया था बजट में। इवन इफ वी डू 95% ऑफ इट, वी आर फाइन विथ इट। तो कैपेक्स इज गोइंग टू बी द मेजर थीम। कैपिटल गुड्स, चाहे वो पीएसयू हो या चाहे प्राइवेट हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स, डिफेंस थीम्स, all overall across the capex, चाहे वो पावर ग्रिड रिलेटेड कैपेक्स हो, ट्रांसमिशन रिलेटेड कैपेक्स हो, डेटा सेंटर रिलेटेड कैपेक्स हो, आई थिंक कैपेक्स थीम विल डू वेरी वेल फॉर नेक्स्ट नॉट ओनली 2 क्वार्टर्स बट ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 2 से 3 साल। एक तरफ आई अंडरस्टैंड ये कैपेक्स थीम, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आसानी से आप खर्च कर सकते हैं राजेश जी। लेकिन एक और बकेट है जिसमें अच्छी तेजी आई है आज, वो है आपके एफएमसीजी काउंटर्स, कंजम्पशन से जुड़ी हुई थीम। यहाँ पर जैसे हम कार्यक्रम की चर्चा में भी शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि क्या ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, स्टॉक्स हल्के थे, अब मौका मिला है, या फिर यहाँ पर भी जिस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाने वाले हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ऑफ कोर्स वो एंगल काम आया है, वो दोबारा से फ्यूल कर सकता है कंजम्पशन, और लार्जली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड उस लिहाज से बढ़ सकती है? हर्षिता जी, सबसे पहले तो कंजम्पशन कभी स्ट्रेस में है ही नहीं। कंपनी स्ट्रेस में है, कंजम्पशन स्ट्रेस में नहीं है। कभी हमने सुना है कि लोग साबुन वापरना बंद कर देवे, नहीं होता है। लेकिन जो कंपनीज है
जो अपने आप को इनोवेट नहीं करती है, रिलेवेंट नहीं रखती है, तो उनका मार्केट शेयर लॉस हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन स्पेस विल डू वेरी वेल, लेकिन उसके अंदर बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी को देखेंगे तो उसका ग्रोथ 2-3-4% पे है। सामने आप अगर इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी को देखते हैं तो सेकंड क्वार्टर में जो स्ट्रेस क्वार्टर है उसमें 40% 40% ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है। तो कंज्यूमर स्ट्रेस में नहीं है, कंजम्पशन स्ट्रेस में नहीं है, कंपनी स्ट्रेस में है। तो जो कंपनी अपने आप का प्रोडक्ट रिलेवेंट नहीं करती है, प्रोडक्ट लॉन्चेस नए नहीं कर पाती है, अफोर्डेबल प्राइसिंग नहीं कर पाते हैं, दे विल लूज मार्केट शेयर। तो यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस होके आपका जो ओवरऑल एस्टिमेट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, वो शायद न भी बने। तो एकदम स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना पड़ेगा। वी आर वेरी बुलिश ऑन कंजम्पशन, और उसके अंदर हम लोग रिटेल कंपनीज पे ज्यादा बुलिश है, ये अपैरल इंडस्ट्री पे ज्यादा बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की थीम बहुत बड़ी है। जो वो चीज आपके साबुन और शैम्पू और टूथपेस्ट में नहीं है, क्योंकि उसमें काफी ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप क्लोथ्स मार्केट देखो, अपैरल मार्केट देखो, फास्ट फैशन रिटेल मार्केट देखो, तो अनऑर्गेनाइज अभी भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज इज ए वेरी बिग थीम, एंड कंपनीज आर डूइंग राइट स्टेप्स, दे आर ग्रोइंग 30-40%। काफी सारे कंपनीज के एसएसजी ग्रोथ, जिसको कहते हैं सेम स्टोर ग्रोथ, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो हमें ये बास्केट विद इन कंजम्पशन ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, बट राजेश जी, जहाँ तक प्राइस एक्शन का सवाल है, हायर लेवल्स पर सस्टेन करना पोस्ट दीज आई थिंक अर्निंग्स Q2 के बाद, वो है TC, वो IT है। IT पे आपका व्यू, और क्या 1-2 क्वार्टर्स यहाँ से चलते हुए IT लीडरशिप अपने साथ रख सकता है, एंड स्पेशली और आई थिंक जो व्यू वो मिड कैप IT पे या लार्ज कैप IT पे कंस्ट्रक्टिव है? वीरेंद्र जी, आईटी सेक्टर यूएस इकोनॉमी पे डिपेंड होता है, और यूएस इकोनॉमी पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है। आईटी स्पेंडिंग जो कम हो चुका था पिछले 3 क्वार्टर से, अगर आप सेकंड क्वार्टर का ऑर्डर बुक देखेंगे, ग्लोबल कंपनीज के रिजल्ट्स देखेंगे, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि आईटी स्पेंडिंग का वर्स्ट इज ओवर, और अभी धीरे धीरे पॉजिटिव होके अच्छी ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। तो आईटी विल आल्सो डू रीजनेबली वेल, क्योंकि यूएस इकोनॉमी इज लाइकली टू डू वेल। उसके अंदर बीएफएसआई सेगमेंट जो है, जो सबसे बड़ी सेगमेंट है, दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल। लेकिन एक्सपेक्टेड टू डू वेल का मतलब ये नहीं कि 20-25% ग्रोथ आएगा। उसका मतलब ये है कि जो 2-3-4-5% का ग्रोथ था, वो इंप्रूव होके 11-12-13-14-15% का ग्रोथ आ सकता है। तो आईटी सेक्टर विल आल्सो डू वेल। तो हमने हमारे पोर्टफोलियो में जो हम अंडरवेट थे, वहां से हम न्यूट्रल वेट पे आ चुके हैं। ओवरवेट अभी तक हमने बहुत बड़ा किया नहीं है, क्योंकि ग्रोथ बहुत बड़ा नहीं है, अच्छा आने वाला है कंपेयर टू द निफ्टी प्रोबेबली, लेकिन बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर राइट नाउ हैविंग द न्यूट्रल पोजीशन। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ता है। लार्ज कैप्स विल आल्सो डू वेल, मिड कैप विल आल्सो डू वेल, लेकिन वैल्यूएशन एंड ग्रोथ दोनों को कंबाइन करके हमें स्टॉक पोजीशनिंग, इन्वेस्टमेंट व्यू लेना पड़ेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू राजेश जी, FMCG वंस मोर, एशियन, थोड़ा पेंट स्टॉक्स को फोकस करते हैं, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली जब भी बातचीत कही है, एशियन पेंट्स को हमेशा डिप पे बाय किया है, स्पेशली क्लोजर टू 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज जब डिप मिलता था। लेकिन अब आपको इन पीस को इनके ग्रोथ के अगेंस्ट पे मतलब फैक्टर इन करना पड़ेगा। जो ओपस ने आने के बाद जो थोड़ा मार्केट डिस्टर्ब किया है, अपनी प्रेजेंस अभी वो एग्जैक्टली अगले 1-2-3 क्वार्टर्स में कितनी और बढ़ा देता है, वो देखना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या व्यू रखा है? थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं पेंट स्टॉक्स को अभी आप? Currently we are not holding Asian Paints in our portfolio from quite few quarters. I think almost 1.5-2 साल से शायद we are not holding Asian Paints for our portfolios. We are watching this space. बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है, लेकिन we are watching this space very carefully, क्योंकि जो मार्केट में 3 प्लेयर 4 प्लेयर मार्केट से जब भी वो 6 प्लेयर मार्केट बन जाती है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ 11-12% ही है, इंडस्ट्री का ग्रोथ 20-25% नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज को या तो अपना प्राइसिंग कम करना पड़ता है, तो आपका प्रॉफिट पे इंपैक्ट हो जाता है, या तो अगर आप प्राइसिंग से सेम रखते हो तो मार्केट शेयर लॉस करना पड़ता है, तो रेवेन्यू कम हो जाता है। आइदर साइड
प्रॉफिट में कॉम्प्रेशन होता है, और जब भी प्रॉफिट ग्रोथ कम होता है तो आपका वैल्यूएशन भी कॉम्प्रेस हो जाता है. So we are not holding any paint company currently in our portfolio. We are monitoring the trends, and whenever results comes, we keep rechecking and reevaluating. We may buy at some point of time. These are very interesting businesses. But in the same space, in the building material space, in the housing space, there are many other opportunities. जहां पे कंपटीशन इतनी इंटेंस नहीं है, जहां पे प्राइस वॉर इतनी इंटेंस होने की संभावना नहीं है, तो वी आर लुकिंग एट दोस कंपनीज. वन ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर बिकॉज नाउ वी आर गोइंग स्टॉक स्पेसिफिक, लाइक फॉर एग्जांपल पीडीलाइट. तो पीडीलाइट को कंपटीशन वहां पे भी है, लेकिन एशियन पेंट जितनी इंटेंस कंपटीशन नहीं है. दोनों का ग्रोथ ड्राइवर मोर हाउसिंग, मोर पेंट, मोर हाउसिंग, मोर पीडीलाइट. सो रिक्वायरमेंट्स, अंडरलाइंग डिमांड जो है वो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो कंपटीशन है वो पीडीलाइट में रिलेटिवली बहुत ही कम है कंपेयर टू एशियन पेंट. सो वी लाइक ए पीडीलाइट बिजनेस. वी आर होल्डिंग फॉर मेनी इयर्स एंड वी कंटिन्यू टू ओन दिस बिजनेस एज ऑन नाउ बेसिस. ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और कुछ हद तक हमने इस चर्चा को अपनी स्टॉक स्पेसिफिक भी रखा विद डिस्क्लेमर. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए.